जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टॉप 30 क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आने वाले टाइम में आपका एग्जाम है, यह सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लास्ट में बताइए आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हैं। 25 प्लस तो आपके सही होने चाहिए अगर आपकी तैयारी अच्छी है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पूछा है भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। संविधान के अनुच्छेद 51 में 10 कर्तव्य थे, बाद में 11वां जोड़ा गया। और 66वें संशोधन 2002 में शिक्षा से संबंधित 11वां कर्तव्य जोड़ा गया था और ये सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में वित्त आयोग कितनी अवधि के लिए गठित किया जाता है। आपसे पूछा कि भारत में वित्त आयोग कितने अवधि के लिए गठित किया जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हर 5 वर्ष में। वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। इसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसका मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण से संबंधित सिफारिशें देना होता है। अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर या आवश्यकता पड़ने पर पहले भी वित्त आयोग का गठन करेंगे। पहला वित्त आयोग जो था वो 1951 में अध्यक्ष थे केसी नियोगी। 15वां वित्त आयोग की बात करें तो इसके अध्यक्ष थे एनके सिंह और वर्तमान में 16वां वित्त आयोग इसके अध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया। 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 को हुआ और इसका कार्यकाल 1 अप्रैल 2026 से अगले 5 वर्षों के लिए निर्धारित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को संविधान की आत्मा क्यों कहा गया और इसका सूत्र किस देश के संविधान से प्रेरित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत के मौलिक अधिकार नागरिकों को राज्य के अन्याय और भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। इसकी प्रेरणा यूएस बिल ऑफ राइट्स से ली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा फंडामेंटल राइट्स आर द हार्ट एंड साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान की रूपरेखा क्यों कहा जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ने, इसमें संघीय ढांचा और प्रांतों की स्वायत्तता दी गई है। इस अधिनियम ने भारत में केंद्र राज्य ढांचा की नींव रखी। इसमें प्रांतीय स्वायत्तता और संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। भारतीय संविधान के 60% प्रावधान इसी अधिनियम से प्रेरित हैं। यह ब्रिटिश संसद का सबसे लंबा अधिनियम था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किस आंदोलन के बाद गांधी जी ने कहा था यह मेरी पहली राजनीतिक शिक्षा थी। आपसे पूछा कि किस आंदोलन के बाद गांधी जी ने कहा था यह मेरी पहली राजनीतिक शिक्षा थी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंपारण सत्याग्रह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। या गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। बिहार में 3 कटिया प्रथा के खिलाफ आंदोलन, परिणाम किसानों को नील की जबरन खेती से मुक्ति मिली। इस आंदोलन ने गांधी को जननेता के रूप में स्थापित किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पानी के अंदर रहने वाले पौधों की पत्तियां चौड़ी और चिकनी क्यों होती हैं। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पानी के प्रतिरोध को कम करने के लिए। जलीय पौधों की संरचना पर्यावरण के अनुकूल होती है। चिकनी सतह जल घर्षण को कम करती हैं। चौड़ी पत्तियां अधिक सूर्य प्रकाश ग्रहण करती हैं, उदाहरण के तौर पर कमल, जलकुंभी आदि। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में संविधान सभा का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था। आपसे पूछा कि भारत में संविधान सभा का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत ब्रिटिश सरकार ने संविधान निर्माण हेतु यह मिशन भेजा था। कैबिनेट मिशन अध्यक्ष थे लॉर्ड पोथिक लॉरेंस। संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे। कुल सदस्य थे 389, बाद में विभाजन के बाद 299। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। आपसे पूछा कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1949 में। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949
1950 को। वर्तमान में यह भारत की मौद्रिक नीति नियंत्रित करती है। इसके प्रथम गवर्नर थे ऑसबोर्न स्मिथ, जो कि ब्रिटिश गवर्नर थे। तो एग्जाम में पूछता कि पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो पहले भारतीय गवर्नर जो थे सीडी देशमुख थे। वर्तमान समय में जो इसके गवर्नर है वो संजय मल्होत्रा साहब हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है। आपसे पूछा है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैनबरा। कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। कैनबरा को फेडरल कैपिटल कहा जाता है, या ऑस्ट्रेलिया की संसद और प्रधानमंत्री निवास करते हैं यहाँ पर। बाकी बात करें ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है मुद्रा, राजधानी है कैनबरा, तो मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा, यह भी एग्जाम में पूछ लेता है, तो माउंट कोसियस है। यहाँ का राष्ट्रीय पशु कंगारू है। राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। यहाँ के संसद का नाम फेडरल पार्लियामेंट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में किसे मतदान का अधिकार नहीं होता। आपसे पूछा कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में किसे मतदान का अधिकार नहीं होता, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विधान परिषद को, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार होता है। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें शामिल होते हैं निर्वाचक मंडल के सदस्य। निर्वाचक मंडल के सदस्यों के बारे में बात करें तो संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, परंतु राज्य की विधान परिषद के सदस्य, परंतु राज्यों की विधान परिषद के सदस्य इस प्रक्रिया में शामिल नहीं होते, तो यह ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत के संविधान में संसदीय शासन प्रणाली अपनाने का मुख्य कारण क्या था। आपसे पूछा कि भारत के संविधान में संसदीय शासन प्रणाली अपनाने का मुख्य कारण क्या था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ब्रिटिश शासन की परंपरा। भारत ने ब्रिटेन से संसदीय लोकतंत्र की परंपरा ली। इसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख, प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख। यह भी ब्रिटिश मॉडल से प्रेरित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया और यह भारत के किस वैज्ञानिक के नाम पर था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1975 में आर्यभट्ट। 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से प्रक्षेपित किया गया। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था। नाम महान गणितज्ञ खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के सम्मान में भारत की अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत यहीं से हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है प्लासी का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक मोड़ क्यों माना जाता है। आपसे पूछा है कि प्लासी का युद्ध जो है भारतीय इतिहास में निर्णायक मोड़ क्यों माना जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंग्रेजों ने बंगाल पर पूर्ण अधिकार स्थापित कर लिया इस युद्ध के बाद। अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार स्थापित कर लिया इस युद्ध के बाद। 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। मीर जाफर की विश्वासघात से अंग्रेज विजयी हुए। बंगाल की संपत्ति से अंग्रेजों ने भारत पर आर्थिक नियंत्रण शुरू किया। यही ब्रिटिश साम्राज्य की नींव साबित हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी और उन्होंने किस राज्य में कार्य किया था। आपसे पूछा कि भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी और उन्होंने किस राज्य में कार्य किया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरोजनी नायडू। ये उत्तर प्रदेश की बनी थी पहली। सरोजनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। वह स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। ये उत्तर प्रदेश की बनी थी 1947 से 1949 तक। इससे पहले वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष रही 1925 से कानपुर अधिवेशन में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है गोलमेज सम्मेलन कितनी बार आयोजित हुए और इनमें गांधी जी ने कब भाग लिया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गोलमेज सम्मेलन हुए 3 बार हुए। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में गांधी जी भागीदारी गांधी इरविन समझौते के बाद, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में। तो ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। उद्देश्य था भारतीय संविधान सुधारों पर विचार करना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है और उसकी सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 124
1945 और आयु जो होता है 65 वर्ष। नियुक्ति होती है राष्ट्रपति द्वारा कोलेजियम सिस्टम के माध्यम से। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की आयु सीमा 65 वर्ष होती है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश की भी आयु सीमा ध्यान रखिए 62 वर्ष होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान में राजभाषा का प्रावधान किस भाग और अनुच्छेद में है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा भाग 17 और अनुच्छेद 343 से 351 तक। भारतीय राजभाषा जो है हिंदी है, जिसे देवनागरी लिपि भी कहा जाता है। अनुच्छेद 343 में वर्णित अंग्रेजियों को 15 वर्षों तक सहभाषा के रूप में रखा गया, अब भी उपयोग में है अंग्रेजी जो है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब हुई और पहली योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत जो हुई 1951 से हुई और पहली योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक रही, कृषि, सिंचाई और ऊर्जा पर केंद्रित थी। इस योजना का मॉडल हरोड डॉमर मॉडल पर आधारित था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। आपसे पूछा है कि मायोपिया और हाइपरोमेटोपिया किससे संबंधित और इन्हें कैसे सुधारा जाता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये नेत्र दोष होते हैं और इन्हें अवतल और उत्तल लेंस से सुधारा जाता है। मायोपिया जिसका अन्य नाम है निकट दृष्टि दोष, इसके सुधार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और हाइपरोमेट्रोपिया की बात करें तो इसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं, इसके सुधार के लिए उत्तर लेंस से सुधारा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विटामिन डी को सनशाइन विटामिन क्यों कहा जाता है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश से बनता है, उसकी कमी से रिकेटस नामक रोग होता है बच्चों में, और बड़ों में कौन सा रोग होता है कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन डी, जिसका रासायनिक नाम है कोल्सिफेरॉल। शरीर में सूर्य के यूवी किरणों से उत्पन्न होता है। कमी से बच्चों में रिकेटस, जिससे हड्डियां नरम हो जाती हैं, और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लागू किया गया और किन किन कारणों से, चलिए बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 बार, 1962 में, 1971 में और 1975 में। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। 1962 में जो लगा था चीन युद्ध के दौरान, 1971 में पाकिस्तान युद्ध के दौरान, 1975 में आंतरिक अशांति के कारण इंदिरा गांधी काल में। यह भारतीय राजनीति के सबसे चर्चित विषयों में से एक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत का कौन सा राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है और इसे यह नाम क्यों दिया गया, चलिए बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेघालय, क्योंकि यह हरियाली और झरने हैं। इसे पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। मेघालय राज्य को इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ हरियाली और झरने हैं। शिलांग और इसके आसपास की हरियाली और झरनों के कारण ब्रिटिशों ने इसे स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट कहा। विश्व के सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान माओसिनराम और चेरापूंजी इसी राज्य में है। यहाँ खासी, जैंतिया और गारो जनजातियां निवास करती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित है और इसका प्रयोग किन परिस्थितियों में होता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 356। संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राज्य में संविधान के अनुरूप शासन न चलने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यह रिपोर्ट राज्यपाल की सिफारिश पर लागू होती है। अधिकतम अवधि 6 महीने प्लस संसद की मंजूरी से 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। यह प्रावधान 44वें संशोधन 1978 के बाद सीमित किया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है और यह किन किन राज्यों से होकर बहती है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक है और यह मध्य प्रदेश से गुजरात तक बहती है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक पठार है, जो कि अनूपपुर जिला या मध्य प्रदेश में या पूर्व से पश्चिम बहने वाली भारत की प्रमुख नदी है। नर्मदा घाटी परियोजना सरदार सरोवर बांध से जुड़ी है। इसे मध्य भारत की जीवन रेखा कहा जाता है, यह भी ध्यान रखिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है इसरो की स्थापना किस वर्ष और किस उद्देश्य से की गई थी, यह आपसे पूछा है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में, अभी हमने कल पढ़ा है, तो यहीं से हम लोग इस प्रश्न का राइट आंसर कर लेंगे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और अंतरिक्ष अनुसंधान और संचार के लिए इसरो, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिए, इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन
स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, संस्थापक थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। इसका मुख्यालय जो बेंगलुरु में है और वर्तमान अध्यक्ष भी कल बताया था आपको, तो चलिए रिवीजन कर लेते हैं। तो वर्तमान अध्यक्ष जो इसके हैं वो बी नारायण साहब हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन किस वर्ष और किस समझौते के अंतर्गत हुआ था, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1995 में मार्केज समझौता। यह संगठन मार्केज समझौते के तहत अस्तित्व में आया था, जो 15 अप्रैल 1994 को मोरक्को के माराकेच शहर में हस्ताक्षरित हुआ था। बात करें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसका गठन हुआ था 1 जनवरी 1985 को। गेट 1948 को प्रतिस्थापित किया। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। यहाँ भारत संस्थापक सदस्य है। उद्देश्य है इसके पीछे वैश्विक व्यापार के लिए समान नियम बनाना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी और किस देश से थी, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह भी प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है श्री माओ भंडारनाइके, जो कि श्रीलंका की थी। ये विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ये 1960 में श्रीलंका तत्कालीन सीलोन की प्रधानमंत्री थी। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी, ये 1966 में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में मुद्रास्फीति का मापन किस सूचकांक से किया जाता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। भारत में मुद्रास्फीति का अर्थ है वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में सामान्य वृद्धि। वर्तमान में भारत सरकार मुख्यतः उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI के आधार पर मुद्रास्फीति दर को मापती है। या क्या है? तो CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उन वस्तुओं और सेवाओं की औसत कीमतों का सूचकांक है जो आम जनता व रूरल कंज्यूमर द्वारा खरीदी जाती है, या दिखाता है कि सामान्य उपभोक्ता के जीवन यापन की लागत कितनी बढ़ या घट रही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कौन सा भारतीय राज्य 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा है कि कौन सा भारतीय राज्य 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पंजाब। पंजाब इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब शब्द फारसी भाषा के 2 शब्दों से बना है, पंज जिसका अर्थ होता है 5 और आब मतलब पानी या नदियां। इस प्रकार पंजाब का अर्थ है 5 नदियों की भूमि। पंजाब की ये 5 प्रमुख नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आज का अंतिम प्रश्न पूछा है आपसे विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो स्थित है वह आपका स्थित है, बताइए कहाँ स्थित है। तो इसके लिए ट्रिक याद रखिए, स्वास्थ्य अगर आपका अच्छा है तो आपकी जान भी अच्छी रहेगी। तो यहीं से आप ध्यान रखिए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है जेनेवा में स्थित है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। तो इसका मुख्यालय जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। यह यूएन की स्वास्थ्य एजेंसी है। तो ये रहे आपके टॉप 30 जीके जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से आपको क्वेश्चन जरूर से जरूर देखने को मिल सकेंगे। आपने लास्ट में बताइए आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही है। और हाँ, आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है। आपसे पूछा है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में जो भी कुछ जानते हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।